नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 दोस्तों 2021 का वार्षिक प्रश्न पत्र बायोलॉजी का हल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखते जाइए। दोस्तों पहले का आंसर हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव में चपटे क्रोमियम की उत्सर्जन संरचनाएं होती है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा ज्वालाएँ कोशिकाएँ। दूसरे का आंसर दोस्तों रहेगा हाइलियन कार्टिलेज। तीसरे का आंसर रहेगा दोस्तों एस। चौथे नंबर का आंसर रहेगा हमारा ब्लैकमेन। पाँचवें नंबर का आंसर रहेगा दोस्तों अमोनिया। ये रहा दोस्तों अमोनिया। आगे रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों रिक्त स्थान में दोस्तों पहले में रहेगा क्लेरोफाइसी, दूसरे में दोस्तों हड्डियों, तीसरे में रहेगा पेप्टाइड, चौथे का आंसर रहेगा कोशिका द्रव्य, पाँचवें का आंसर रहेगा दोस्तों फेफड़ों में। दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्टिव खाली स्थान बताए जा रहे हैं यहाँ 100% सही है। आप इनको किसी तरह से और भी मिलान कर सकते हैं। आप दोस्तों मेरे साथ में इसे हल करते जाइए। आगे दोस्तों सही जोड़ी में चलते हैं। सही जोड़ी का क्रम हमारा रहेगा दोस्तों 2, 5, 4, 1, 3। अर्थात दोस्तों पहले नंबर में हमें लिखना है दो पुत्रिक केंद्रकों का निर्माण। दूसरे नंबर का रहेगा दोस्तों फाइब्रिनोजेन। तीसरे नंबर का रहेगा प्रकाशीय अभिक्रिया। चौथे नंबर का उदाहरण रहेगा न्यूरॉन। पाँचवें नंबर का उदाहरण रहेगा दोस्तों रेसमोस। आगे दोस्तों एक शब्द में उत्तर में बढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजनी पदार्थ का नाम दोस्तों रहेगा यूरिक अम्ल। दूसरे नंबर का दोस्तों आंसर रहेगा पायरुविक एसिड। तीसरे नंबर क्रेज प्रकार के शारीरिक किस्में पाई जाती है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा C4 पादप। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एक बार और भी चेक कर लीजिएगा अपनी पुस्तक से, C4 पादप को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की क्यूमेज अवस्था में दोस्तों, इसका आंसर रहेगा पेक्टिन अवस्था। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर रहे दोस्तों ओसीन। दोस्तों क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा दोस्तों देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है अनावृत्ति बीजों के प्रमुख लक्षण। ये दोस्तों हमारा 5वें का आंसर है अनावृत्ति बीजों का लक्षण। नंबर 1 दोस्तों बीजांड तथा बीज का नग्न होना। नंबर 2 भ्रूणपोष का अगुणित होना। दोस्तों सारे आंसर हमने NCERT पुस्तक से लिखे हैं, आप इनको लिखते जाइए। यहाँ सारे आंसर दोस्तों आपके सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था की दोस्तों विशेषता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर दोस्तों समसूत्री विभाजन के मध्यावस्था की विशेषता। नंबर 1 दोस्तों तर्कुतंतु गुणसूत्र की काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कुतंतु से जुड़ जाते हैं। दोस्तों आप दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसी तरह के पेपर की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7वां ऑक्सिन के कार्य। दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन से हमें कार्य बताना है। तो ऑक्सिन हार्मोन से कार्य दोस्तों रहेगा, पहला कार्य है यहाँ जड़ों के विकास को प्रेरित करता है दोस्तों। दूसरा यहाँ बीज रहित फल निर्माण को प्रेरित करता है। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा देह गुहा किसे कहते हैं। देह गुहा के आधार पर जंतुओं के प्रकार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है। भ्रूण के विकास के समय ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है, इसे दोस्तों ब्लास्टोसील या देह गुहा कहते हैं। ब्लास्टोमेयर के अंदर दोस्तों धीरे धीरे भ्रूण के समय कोशिका एकत्रित होकर गेंदनुमा संरचना बनाती है, जो बाद में परिधि की ओर चली जाती है एवं बीज में एक संरचना बन जाती है। इसे दोस्तों देह गुहा कहते हैं। हमने चित्र के माध्यम से दोस्तों यहाँ पर इसे समझा दिया है। इसका दोस्तों हमें वर्गीकरण करना है, तो वर्गीकरण हमसे पूछा है, तो वर्गीकरण दोस्तों इस 3 रूप में रखेंगे। आगुही जंतु दोस्तों कूट गुहिका, और अंतिम रहेगा हमारा दोस्तों देह गुहिका जंतु। आगुही जंतु का दोस्तों आपको उदाहरण लिखना है प्लेटेहेल्मिन्थिस। कूट का उदाहरण लिखना है एस्केहेल्मिन्थिस, और देह गुही का उदाहरण लिखना है दोस्तों उच्च वर्गीय जीव। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों DNA RNA में अंतर लिखना है हमें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 DNA, इसमें मुख्य रूप से दोस्तों एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन क्षारक पाए जाते हैं। RNA में दोस्तों इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। दूसरा अंतर है इसमें ये दोहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ये एकहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दोस्तों बना होता है। इसमें तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है ये राइबोस एक ही शब्द है, राइबोस डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों राइबोस शर्करा पाई जाती है। चूँकि दोस्तों 3 नंबर का है तो हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। यदि आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। इस DNA का अणुभार दोस्तों अधिक होता है, इसका अणुभार कम होता है। ये आप पॉइंट चाहें तो दोस्तों बढ़ा सकते हैं।
अगला पॉइंट चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, ये केंद्रक में पाए जाते हैं, ये दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। आपके इस तरह 5 पॉइंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों न्यूरॉन अर्थात दोस्तों तंत्रिका तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये रहा दोस्तों, आप तंत्रिका तंत्र का चित्र देख लीजिए एक बार इस प्रकार से। मैं आपको दोस्तों इस तरह दिखा देता हूँ इसे पूरा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा तंत्रिका तंत्र का चित्र बन जाएगा। दोस्तों ये वाला नाम हमारा केंद्रक रहेगा, ये द्रुमिकाएँ रहेंगी दोस्तों। ये बीच वाला भाग जो दिख रहा है वो तंत्रिकाक्ष, यहाँ पर दोस्तों हमारा केंद्रक है। ये इधर दोस्तों लिखा है कोशिका काय, नीचे आपको लिख देना है तंत्रिका का अंतिम सिरा, और चित्र के नीचे दोस्तों नाम लिखना है चित्र तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार से आप देख लीजिए दोस्तों, तंत्रिका का अंतिम सिरा यहाँ पर दोस्तों लिखना है आपको। आई होप दोस्तों आपने चित्र बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों या तो हम कार्डेटा वाले को लिखें या फिर टेरिडोफाइटा। दोस्तों हमने इसका अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है टेरिडोफाइटा। यदि दोस्तों आप चाहें तो आप ये वाली पुस्तक जीव विज्ञान प्रबोध सरल, इसके दोस्तों आप पेज नंबर 66 पर इसके आंसर को देख सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ आंसर लिख दिए दोस्तों। जैसे ये आपको देखना है तो 101 पेज पे देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन। और भी दोस्तों कुछ लिख दिए होंगे इसमें मैंने। आप दोस्तों बेफिक्र हो जाइए, आप लिखते जाइए, ये आपके सारे आंसर सही हैं, सब एनसीईआरटी पुस्तक से ही लिए गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का हम अथवा लिखेंगे टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों मैंने लिखा है टेरिडोफाइटा का प्रमुख लक्षण। तो पहले में इसमें वास्तविक जड़ें होती हैं परंतु फूल नहीं लगते दोस्तों। दूसरा हमने लिखा है अधिकांश पौधों में सुविकसित पत्तियां पाई जाती हैं, ये प्राय नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तीसरे नंबर में लिखा है इसके संवहन ऊतक में जाइलम व फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं। चौथे नंबर में लिखा है इसमें पुष्प फल बीज नहीं बनते। पाँचवें नंबर में दोस्तों बीजाणुधानियाँ जिन पत्तियों पर उत्पन्न होती हैं उन्हें बीजाणुपर्ण कहते हैं। छठा लिखा है निषेचन प्राय दोस्तों जल में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 रुधिर के कार्य। दोस्तों आप टेरिडोफाइटा में अथवा इस टाइप से अथवा लिख देना। अथवा वाला हल किया है हमने क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 रुधिर के कार्य। तो देखिए दोस्तों रुधिर के कार्य मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले विभिन्न प्रकार के हार्मोन से एंजाइम का दोस्तों परिवहन करता है। नंबर 2 है फेफड़ों में ऊतकों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नंबर 3 शरीर के समस्त अंगों जैसे ताप को नियंत्रित रखता है। उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थों का दोस्तों परिवहन करता है। चोट या घाव को भरने का कार्य करता है। शरीर को प्रतिरक्षा अर्थात दोस्तों रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। चूँकि दोस्तों हमसे यहाँ 4 नंबर पूछा है तो आप 4 या 5 पॉइंट लिख दीजिए इसके। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों जिन विनिमय अर्थात एंजाइम के दोनों में से हमें अथवा लिखना है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा लिखा है एंजाइम के महत्वपूर्ण गुण। ये देखिए दोस्तों आप ऐसा लिख देना क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा एंजाइम के महत्वपूर्ण गुण। दोस्तों इसमें सबसे पहला गुण है उत्प्रेरक का गुण। तो एंजाइम उत्प्रेरक एक विशेष प्रकार की जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक के समान ही इसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। अभिक्रिया के पश्चात एंजाइम की संरचना प्रभावित नहीं होती। दोस्तों ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरे नंबर में हमने लिखा है कोलाइड अवस्था। तो इस तरह दोस्तों आप हेडिंग डालते जाइए, लिखिए सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं एवं ये कोलाइड अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये जलरागी होते हैं। उभयधर्मी होने के कारण ये अम्ल के साथ क्षार के समान तथा क्षार के साथ दोस्तों अम्ल के समान अभिक्रिया करते हैं। तीसरे नंबर में दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है विशिष्टता। एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया को दोस्तों प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज नामक एंजाइम सुक्रोज एवं लैक्टोज एंजाइम को लैक्टोज शर्करा में दोस्तों परिवर्तित करता है। यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, लैक्टेज को लैक्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। चौथा पॉइंट दोस्तों अगला है उत्क्रमणीयता। प्राय सभी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में दोस्तों बदलता है। पाँचवा पॉइंट दोस्तों, चूँकि दोस्तों 4 नंबर का पूछा था, आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप 5 पॉइंट भी इसमें लिख सकते हैं। उच्च आणविक भार। प्रोटीन स्वभाव होने के कारण एंजाइम अणुओं का अणुभार लगभग दोस्तों 1000 से लेकर कई लाख तक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 C3 C4 पौधे में अंतर। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 C3 C4 पौधे में अंतर। तो C3 में दोस्तों आपको लिखना है
केल्विन चक्र पर्ण मध्योतक में पाया जाता है। केल्विन चक्र दोस्तों बंडल छाद में पाया जाता है। ये दोस्तों छाद लिखा है, छाद में पाया जाता है। दूसरे नंबर में प्रकाश श्वसन स्पष्ट और अधिक होता है, इसमें प्रकाश श्वसन नहीं होता। तीसरे नंबर में लिखना है उचित तापमान दोस्तों 10 डिग्री से 25 डिग्री तक होता है, अतः ये पौधे शीतोष्ण होते हैं। इधर लिखना है दोस्तों आपको उचित तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है, अतः पौधे उष्णकटिबंधीय होते हैं। चौथा पॉइंट है ये सामान्यतः वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। इधर दोस्तों आपको लिखना है C4 पादप कम पानी, तीव्र प्रकाश एवं उच्च प्रकाश के लिए अनुकूलित होते हैं, उच्च ताप के लिए दोस्तों अनुकूलित होते हैं। आप वीडियो दोस्तों रोक लीजिए और आराम से इनको लिखते जाइए। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, या तो दोस्तों हम श्वसन के दौरान गैस परिवहन हीमोग्लोबिन की भूमिका लिखें, या फिर दोस्तों अथवा में दिया है हमें हार्मोन्स के कार्य। तो दोस्तों हमने हार्मोन्स के कार्य को लिखा है, तो आप क्वेश्चन डाल दिए क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों अथवा। ये देखिए दोस्तों अथवा, इस तरह आप दोस्तों अथवा लिख दीजिएगा, भूलना नहीं है आपको। हार्मोन्स दोस्तों एक तरफ आप लिखो हार्मोन्स का नाम और एक तरफ लिखो दोस्तों कार्य। सबसे पहला हार्मोन्स हमें दोस्तों दिया है GH, तो सबसे पहले दोस्तों हमने GH की हेडिंग डाल दी है। GH को दोस्तों वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। यह मनुष्य और जानवरों में वृद्धि, कोशिकाओं, प्रजनन और पुनर्निर्माण को दोस्तों प्रोत्साहित करता है, अर्थात दोस्तों मनुष्य और जानवरों में वृद्धि के लिए यह हार्मोन जिम्मेदार होता है। दूसरे नंबर पर दिया है दोस्तों हमें LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यहाँ दोस्तों इसमें लिखना है कार्य में, यह हार्मोन्स अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम के बने तथा वृषण में इंटरस्टिशियल कोशिकाओं की क्रियाओं को दोस्तों उत्तेजित करता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हेडिंग डालनी है TSH, थायोट्रोपिक हार्मोन्स। यहाँ थायराइड ग्रंथि के स्त्रवण को दोस्तों नियंत्रित करता है। चौथे नंबर में दोस्तों FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यहाँ हार्मोन्स स्त्रियों में अंडाशय से अंड तथा पुरुषों में वृषण से शुक्राणुओं को बनने के लिए दोस्तों उत्तेजित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है सेलेनियम कुल के बारे में। दोस्तों आप इसे 101 पेज पे भी देख सकते हैं इस पुस्तक में। दोस्तों हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा वाला क्वेश्चन हल करेंगे, केचुए के आहार नाल का चित्र। तो आप दोस्तों अथवा लिख दिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपको अथवा लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको भूलना नहीं है अथवा लिखना। सबसे पहले दोस्तों आप चित्र बना लीजिए। तो चित्र में दोस्तों मैं आपको पूरा चित्र एक बार दिखा देता हूँ। चित्र आप चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, आप आराम से चित्र को देख लीजिए एक बार। अब दोस्तों यहाँ पर आप नाम लिखते जाइए मेरे साथ में। जैसे कि दोस्तों सबसे ऊपर जो आपको यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है छोटा सा, यहाँ ग्रसनी लिखना है। सबसे ऊपर इस काले वाले भाग में दोस्तों मुँह लिखना है। जो आपको ये गोला दिखाई दे रहा है इसके अंदर दोस्तों आपको मुख प्रकोष्ठ लिखना है। इस नली को दोस्तों आपको लिखना है ग्रास नली। इस बड़े वाले गोले को दोस्तों आपको लिखना है पेशणी। ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है सीधी, इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये आमाशय लिखा है, आमाशय। आगे दोस्तों जो आपको ये उभार जैसी संरचना दिखाई दे रही है गाढ़े रंग की, यहाँ आपको क्लाईटेमल, क्लाईटेमल दोस्तों आप लिखते जाइए। चूँकि ये हमने पेंसिल से लिखे हैं दोस्तों तो आप देखने में आपको समस्या आ सकती है, आप लिखते जाइए क्लाईटेमल। आगे दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहा है शेप वी आकार जैसा, यहाँ आपको लिखना है आंत्र अंधमाल। दोस्तों आंत्र अंधमाल, यहाँ पे छोटा सा एक माइनस जैसा स्पेस लगा देना है, आंत्र अंधमाल। लास्ट में दोस्तों जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार की, यहाँ लिखना है आंत्र की प्रकोष्ठ भित्ति। दोस्तों आप इसका वर्णन करते जाइए। आप चित्र के नीचे भी दोस्तों ये वर्णन कर सकते हैं। सबसे पहले वर्णन में सबसे पहले हम लिखेंगे मुख गुहा। यहाँ प्रथम खंड के अधर तल पर स्थित एक अर्धचंद्राकार छिद्र है जो अंदर की ओर मुख गुहा में खुलता है। मोटी पेशी तंतु मुख गुहा के देह भित्ति से जोड़ता है। इन पेशियों के संकुचन एवं फैलने से मुख गुहा चलन एवं भोजन ग्रहण करने के समय आवश्यकता अनुसार बाहर निकाली दोस्तों जा सकती हैं। आपको चित्र के नीचे नाम लिखना है, चित्र केचुए के आहार नाल का। नंबर 2 हेडिंग डालनी है दोस्तों ग्रसनी। इसमें लिखना है दोस्तों आपको केचुए की ग्रसनी छोटी व सपाट होती है। ग्रसनी की पार्श्व भित्तियाँ भीतर की ओर वहित होकर ग्रसनी सेल्फ बनाती हैं। ग्रसनी चूसने और
भोजन को दोस्तों आगे धकेलने का कार्य करती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको डालना है ग्रास नली। इसमें दोस्तों आपको लिखना है यहाँ भोजन को ग्रसनी से पेशेंट तक पहुँचाने का कार्य करती है। पॉइंट नंबर 4 आपको लिखना है पेशणी। दोस्तों पेशणी लिखा है पेशणी। पेशणी 90 खंड का अधिकतम भाग में फैली होती है। पेशणी भित्ति बहुत मोटी और कठोर होती है क्योंकि इसमें वर्तुल पेशी स्तर की परत पाई जाती है। 5वें नंबर में दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है आमाशय। 14वें खंड के अंत तक फैली संरचना होती है। आमाशय के अग्र व पश्च दोनों भाग में अवरोधनी होती है। इसमें पेशियों की संख्या कम होती है। मुख्य रूप से भोजन पाचन में दोस्तों यहाँ सहायक है। नंबर 6 आपको दोस्तों लिखना है आंत्र। यहाँ 15वें खंड तक फैली होती है। विशेष रूप से बड़ा सुस्पष्ट वलयन जिसे आंत्र वलयन कहते हैं। आंत्र वलयन आंत्र की मध्य पृष्ठ रेखा से आंत्र के पृष्ठ भित्ति पर लटका रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन की तुलना करनी है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले आपको अंतर लिखना है, बीच में से एक लाइन कर लीजिए। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों तरफ लिख दिए दोस्तों। पहला पॉइंट डालिए इधर। यहाँ क्रिया प्रथम वर्णक तंत्र। दोस्तों यहाँ तंत्र लिखा है, प्रथम वर्णक तंत्र PS फर्स्ट में होती है। यहाँ क्रिया दोनों वर्णक तंत्र PS फर्स्ट तथा PS सेकंड में होती है। इसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, इसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन दाता की आवश्यकता होती है। आगे दोस्तों तीसरा पॉइंट है हमारा, जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन नहीं होता, जल का प्रकाश रासायनिक अपघटन होता है। चौथा पॉइंट, इस प्रक्रिया में 2 स्थानों पर ATP संश्लेषित होते हैं। इस प्रक्रिया में केवल एक स्थान पर ATP संश्लेषित होता है। इस प्रक्रिया के लिए Mn++ आपको दोस्तों ऊपर घात बना के लिखना है एवं Cl ऋण आयन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में Mn++ एवं Cl ऋण आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। छठा पॉइंट है दोस्तों, चूँकि दोस्तों आप इसमें 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5 नंबर का दिया है हमें। यहाँ छठे पॉइंट में आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ प्रक्रिया NADP के NADP के अवकरण का कार्य नहीं करती। यहाँ प्रक्रिया NADP के अवकरण NADPH2 में होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ प्रक्रिया में NADP का अवकरण NADPH2 में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। वक्र में मूत्र निर्माण की दोस्तों क्रिया को सचित्र वर्णन करना है। दोस्तों मैंने इसका आंसर कॉपी में नहीं लिखा है, मैं आपको इसका पुस्तक से आपको आंसर बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आप यहाँ से लिखते जाइए। यहाँ दोस्तों 3 चरणों में पूर्ण होगी। सबसे पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और इसे आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में। यह आपका चित्र रहेगा। यह हमारा दोस्तों पहला चक्र था, यह आपका दूसरा चक्र रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यहाँ हमारा रहेगा तीसरा चक्र। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे लिखना है दोस्तों। आप दोस्तों यदि चाहें तो इसे 405 पेज पे दिया है इस पुस्तक में, प्रबोध सरल जीव विज्ञान में। आप इसे वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।